हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स, लवर्स एंड द बिग टेरिबल थिंग बुक के बारे में, जिसे लिखा है मैथ्यू पेरी ने। आपने वर्ल्ड फेमस सीरीज फ्रेंड्स के बारे में जरूर सुना होगा या देखा होगा। इसी सीरीज में मैथ्यू पेरी ने चैंडलर बिंग का रोल किया था, जिसे पूरे वर्ल्ड में लोगों ने खूब पसंद किया। अक्लेम्ड एक्टर मैथ्यू पेरी रीडर्स को अपने पर्सनल मेमोर यानी संस्मरण के थ्रू अपने लाइफ के इंटीमेट जर्नी पर लेकर जाते हैं। मेम्योर में एक बच्चे के रूप में उनकी डिफिकल्टीज और पॉपुलर सिटकॉम फ्रेंड्स में चैंडलर बिंग के रूप में उनके शानदार स्टारडम की ओर बढ़ने का वर्णन है। पेरी अपने इस बुक के थ्रू बताते हैं कि कैसे उन्होंने ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्शन से स्ट्रगल किया। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बहुत ही फ्रैंकली और ह्यूमरसली एक्सप्लेन करते हैं। वो एक अवार्ड विनिंग एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर थे। 1994 में आई एक वेब सीरीज सिटकॉम फ्रेंड्स में अपने बेस्ट रोल चैंडलर बिंग के लिए उन्हें बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली। पेरी ने और भी कई शोज और फिल्म्स में रोल किया, बट सिटकॉम फ्रेंड्स से बहुत स्टारडम मिला। एक्टिंग कैरियर के सिवा पेरी एक वोकल एडवोकेट भी थे। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और एडिक्शन रिकवरी के लिए उन्होंने सबकी बहुत हेल्प की। वो अपने ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्शन के बारे में ओपनली बात करते हैं और उसने इसके ट्रीटमेंट और रिसर्च के लिए मिलियंस डॉलर्स खर्च किए। पेरी कहते हैं कि एडिक्शन कैसी भी क्यों ना हो, ये आपके जिंदगी को पूरी तरह डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। पेरी का मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और ड्रग एडिक्शन पूरी तरह पर्सनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने लाइफ में पहली बार समझा कि ड्रग एडिक्शन किसी के जिंदगी में कितना भयावह इम्पैक्ट डाल सकता है, किस तरह से ये किसी इंडिविजुअल, फैमिलीज और समाज पर बुरा असर डालता है। पेरीज का स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि एडिक्शन भेदभाव नहीं करती है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। और वे ये भी बताते हैं कि इस डिफिकल्ट चैलेंज से कैसे पार पाया जाए। तो चलिए इस बुक की शुरुआत चैप्टर 1 से करते हैं। एडिक्शन इज अ डिजीज नॉट अ चॉइस। पेरी कहते हैं कि एडिक्शन एक कम्प्लेक्स ब्रेन डिसऑर्डर है, जिससे पता चलता है कोई पर्सन कैसे बिहेव करता है, कैसा फील करता है और कैसा सोचता है जब वे किसी चीज के एडिक्शन में होते हैं। ये आपको अनकंट्रोल्ड ड्रग्स और अल्कोहल के क्रेविंग्स की ओर ले जाता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसकी लत कितनी भयावह हो सकती है। यहाँ तक कि एडिक्टेड पर्सन जान रहा होता है कि इसका रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है, फिर भी खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। ये किसी के भी साथ हो सकता है। ये पर्सनली किसी का चॉइस नहीं होता, ना ही ये जेंडर देखता है और ना ही सोशल स्टेटस। वे अपने मेमोर में बताते हैं कि कैसे उन्होंने यंग एज में ही ड्रग्स और अल्कोहल का यूज शुरू कर दिया था। वे एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस से पूरी तरह से जूझ रहे थे, जिसके कारण पेरी ने इसका सहारा लिया। जैसे जैसे वे एज में आगे बढ़ते गए, उनका एडिक्शन बद से बदतर होता गया। वे और भी ज्यादा ड्रग्स और अल्कोहल लेते गए, जिसके कारण बहुत ही नेगेटिव कंसिक्वेंसेस लाइफ में झेलनी पड़ी, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इवेंचुअली उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें हेल्प की जरूरत है। वे बहुत बार रिहैब सेंटर गए, जहां ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन का ट्रीटमेंट होता है, पर तब तक वे 40 साल के हो चुके थे। चैप्टर 2, फियर ऑफ अबैंडनमेंट कैन लीड टू एडिक्शन। परित्याग का डर आपको एडिक्शन की ओर ले जाता है। अबैंडनमेंट का डर एडिक्शन वाले पर्सन में एक कॉमन डर है। ये फियर चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस में निहित हो सकता है, जैसे पेरेंट्स का डाइवोर्स होना, नेग्लेक्ट किया जाना या लाइफ के बाद में गलत बिहेव या धोखा जैसे पेनफुल एक्सपीरियंस का शिकार होने जैसा हो सकता है। किसी चीज का खोने का डर, किसी अच्छे रिलेशनशिप के चले जाने का डर या अकेलापन, खालीपन, अनवर्दीनेस के कारण अक्सर लोग ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्टेड हो जाते हैं। मैथ्यू पेरी ने भी बचपन से ही इन सब वजह से स्ट्रगल किया। वे लिखते हैं कि कैसे उसके फादर फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं जब वे बहुत छोटे थे, और पेरी ने फील किया कि उन्हें छोड़ दिया गया है। वे इस लोनलीनेस और एम्प्टीनेस के फीलिंग्स को कम करने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेने लगते हैं। पेरी बताते हैं कि वो अपने रिजेक्शन को छुपाने के लिए कैसे पार्टीज के पहले ही ड्रिंक करके जाया करते थे, ताकि अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा सके। पेरी को परित्याग यानी किसी का चले जाने का डर
उनके रिलेशनशिप में भी देखने को मिला। वे अक्सर अपने रोमांटिक फ्रेंड्स के छोड़ जाने से डरते थे और इससे पहले कि वे छोड़कर जाते वे उन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करते रहते थे, कोई भी ऐसी हरकत करके जो उसके फ्रेंड्स को अच्छा न लगे। एग्जाम्पल के लिए पैरी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसने अपने गर्लफ्रेंड को दूर करने के लिए धोखा देने के बारे में सोचा या उससे फिजूल की बहस करने के बारे में सोचा, भले ही वह जानता था कि इससे उसका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। पैरी का छोड़ जाने का डर उसके ठीक होने में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल थी। हालांकि वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और थेरेपिस्ट की हेल्प से इस डर पर काबू पाने और सेल्फ वर्थ की एक हेल्दी इमोशन डेवलप करने में सक्षम हो पाए। पैरी अब समझते हैं कि वो लव और एक्सेप्टेंस के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और उन्हें अब किसी के चले जाने का ज्यादा डर नहीं है। पैरी कहते हैं, I think you actually have to have all of your dreams come true to realize they are the wrong dreams। मुझे लगता है कि एक्चुअल में आपको यह महसूस करने के लिए अपने सभी सपनों को सच करना होगा कि पहले जो आपने सोचा वो गलत सपने हैं। चैप्टर 3 फेम कैन लीड टू आइसोलेशन, लॉनलीनेस एंड सब्सटेंस अब्यूज। पैरी कहते हैं कि फेम दो धारी तलवार हो सकती है। एक ओर ये आपको वेल्थ, सक्सेस और प्रोस्पेरिटी दिलाती है, वही दूसरी ओर इससे लॉनलीनेस, आइसोलेशन और एडिक्शन भी आ सकती है। पैरी के फेमस होने के बाद उसने आइसोलेशन और लॉनलीनेस से बहुत स्ट्रगल किया। वे महसूस करते थे कि जो लोग उनके आसपास हैं, वो सिर्फ उनमें इसलिए इंटरेस्टेड हैं कि अभी उनके पास फेम और मनी है, जिसके कारण उन्हें फील होता था कि वो किसी पे भी यूं ही ट्रस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए पैरी बताते हैं कि कैसे वो कभी किसी पार्टीज या इवेंट्स में जाते तो वो खुद को एंजॉय करने के बजाय फील करते थे कि वो वहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए हैं। वो आगे डिस्क्राइब करते हैं कि लोगों का अप्रोच या तो उनका ऑटोग्राफ लेने का होता था या उनके वर्क एरिया के बारे में पूछने का। वो फील करते थे कि कोई भी उनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। ये सारी इवेंट्स पैरी को फील कराती थी कि ही वॉज नॉट बीइंग सीन एज अ पर्सन बट रादर एज सेलिब्रिटी। वो लिखते हैं कि वो बहुत हैवीली ड्रिंक करते थे ताकि वो वैसी फीलिंग्स को कम कर सके और सोशली कॉन्फिडेंट दिख सके, जबकि पैरी का ड्रिंकिंग उसे और भी वर्स करते गया। वो फ्रेंड्स और फैमिली को और भी दूर करने लगे और पूरी तरह से ड्रग्स और अल्कोहल पर डिपेंड हो गए। पैरी का स्टोरी ये रिमाइंड कराता है कि फेम और वेल्थ लोगों को आइसोलेशन, लॉनलीनेस और एडिक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम सेलिब्रिटीज के लिए और भी ज्यादा बुरा होता है, जो हमेशा पीपल से सराउंडेड होते हैं जो जेन्युइनली उनमें इंटरेस्टेड नहीं होते। चैप्टर 4 कम्युनिटी इज इसेंशियल फॉर रिकवरी। रिकवरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये जरूरी है कि जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिलनी चाहिए। ये सपोर्ट सिस्टम आपके फ्रेंड्स, फैमिली, थेरेपिस्ट और कोई अपना स्पेशल पर्सन हो सकता है जो आपसे जेन्युइनली दिल से कनेक्टेड हो। फ्रेंड्स एंड फैमिली रिकवरी में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वे लोग हमेशा आपके साथ होते हैं, क्यों ना आप वर्स्ट सिचुएशन में हो। पैरी डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उनके फ्रेंड्स रिहैब सेंटर से उठाकर उन्हें मीटिंग्स के लिए ले जाया करते थे और वो रेगुलरली चेक करते थे कि वो सही है या नहीं। पैरी के जो ड्रिंकिंग पार्टनर थे वो भी उनकी बहुत हेल्प करते थे। वे सब समझते थे कि पैरी किस दौर से गुजर रहे हैं और उन्होंने भी उसे सपोर्ट किया और इनकरेज किया। वो अक्सर अपने फेलो को कॉल करते और अपने ड्रग्स और अल्कोहल के टेम्पटेशन के बारे में बताते। वो बताते कि उन्हें कितना ज्यादा मन हो रहा है उसे यूज करने का, पर उनके फेलो उन्हें शांत रहने के लिए बोलते और बात करके उनके क्रेविंग्स को शांत करने में हेल्प करते। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे पैरी का सपोर्ट सिस्टम उनको रिकवरी में हेल्प किया। उनके फ्रेंड्स और फैमिली अक्सर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाया करते थे। वे अक्सर चेक किया करते थे कि वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं या नहीं, या अपने प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं या नहीं। उनके थेरेपिस्ट ने भी उनका बहुत हेल्प किया। उनके थेरेपिस्ट ने उन्हें एडिक्शन के मैकेनिज्म को समझाया और उससे डटकर मुकाबला करने के लिए इनकरेज किया। और इसके सिवाय पैरी के जो भी अंडरलाइंग इश्यूज थे जो उसके एडिक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसे दूर करने में हेल्प किया। पैरी कहते हैं, इट इज वेरी ऑड टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर इफ यू डाइड इट वुड शॉक पीपल बट सरप्राइज नो वन। वो कहते हैं कि ऐसी दुनिया में रहना बहुत अजीब है जहाँ अगर आप मर जाते हैं तो इससे लोगों को झटका लगेगा लेकिन किसी को आश्चर्य नहीं होगा। चैप्टर 5
फॉरगिवनेस इज अ की स्टेप इन रिकवरी प्रोसेस में फॉरगिवनेस एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये लोगों को अलाउ करता है कि गुस्सा और आक्रोश की भावनाओं को जाने दें और जो कि उन्हें खुद पर फोकस करने और हील करने में हेल्प करता है। मैथ्यू पेरी लिखते हैं कि फॉरगिवनेस कैसे उनके रिकवरी में की स्टेप था। उसे अपने आप को उसके मिस्टेक के लिए माफ करना पड़ा। उसे उन सभी लोगों को भी माफ करना पड़ा जिन्होंने पास्ट में उन्हें कभी हर्ट किया था, सच है जब उनके फादर उनको यंग एज में ही छोड़कर चले गए थे। पेरी लिखते हैं कि माफ करना इतना भी आसान नहीं होता, पर ये उसके रिकवरी के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं कि माफ करने के कारण कैसे पेरी को रिकवरी में हेल्प मिला। अपने आप को माफ करने से उन्होंने खुद को कोसना बंद कर दिया। वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाए कि भले ही उन्होंने मिस्टेक किया है, पर वो बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को माफ करने से जिन्होंने उन्हें पास्ट में हर्ट किया था, वो अपने गुस्से और आक्रोश को शांत कर पाए और वो इस चीज को रियलाइज कर पाए कि वो लोग परफेक्ट नहीं थे और हो सकता है अनजाने में ही उन्होंने हर्ट किया हो। फॉरगिवनेस के कारण उन्होंने अपने हीलिंग प्रोसेस पर फोकस किया। अब वे गुस्से और आक्रोश में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते। इसके बजाय वे अच्छे होने और एक हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ जीने में फोकस करने लगे। चैप्टर 6 It is important to give back to others who are struggling with addiction। एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को शांत करने का, वो है दूसरों की रिकवरी में हेल्प करके, दूसरों की मदद करके। आप दूसरों को उसके लाइफ में एक पर्पस देते हैं और ये आपको भी रिकवर होने में मदद करती है। मैथ्यू पेरी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थे जो लोगों को एडिक्शन से रिकवर होने में हेल्प करता था, such as the Phoenix House and the Prevention Institute। जहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे पेरी को खुद दूसरों की हेल्प करने से रिकवरी मिली। इससे उन्हें लाइफ में पर्पस और लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये एहसास हुआ। पेरी ये जानकर बहुत अच्छा फील करते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से दूसरों की भी मदद की। ये उन्हें खुद के रिकवरी से भी कनेक्टेड रखते थे। जब वे दूसरों की हेल्प करते तो उन्हें खुद की भी स्ट्रगल याद आती थी और वो फील करते थे कि वो कहाँ तक पहुँच पाए हैं। दूसरों को रिकवर होते हुए देखकर पेरी को भी आशा मिलती थी कि वो भी पूरी तरह रिकवर हो सकते हैं और शांत रह सकते हैं। चैप्टर 7 इट इज पॉसिबल टू ओवरकम एडिक्शन। रिकवरी बहुत ही लंबी और डिफिकल्ट प्रोसेस है, बट ये भी पॉसिबल है कि आप एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। मैथ्यू पेरी का मेमोयर एक होप और रिकवरी का स्टोरी है। उन्होंने बताया है कि जो लोग वर्षों से एडिक्टेड हैं वो भी रिकवर हो सकते हैं। उन्होंने 20 साल तक इस एडिक्शन से स्ट्रगल किया। इस रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, पर उन्होंने हार नहीं माना। वो लिखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है कोशिश करते रहना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे उन्होंने रुकावटों से पार पाया। उसे कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ा। वो जानते थे कि रिपीट उनके रिकवरी का एक पार्ट है और इसके कारण वो खुद को कभी डिस्करेज नहीं होने दिए। ये बहुत जरूरी है कि एक इम्पोर्टेंट रिकवरी प्रोग्राम खोजें जो आपके लिए वर्क करता हो और जो सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए हो। सबका रिकवरी अप्रोच अलग अलग होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पेरी कहते हैं रिकवरी इज नॉट इजी बट इट इज पॉसिबल। आई एम लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। If I can do it, you can do it too। चैप्टर 8 रिकवरी इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। रिकवरी कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसमें ऑनगोइंग एफर्ट और कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। पेरी लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ट्रिगर्स के बारे में केयरफुल रहना सीखा। उन्होंने सीखा कि क्रेविंग्स को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे ये बढ़ न जाए उसके लिए कॉन्शियस रहना होता है। वे कहते हैं कि उनके रिकवरी के लिए उन्हें लगातार काम करना पड़ा। वे जानते हैं कि कुछ लोग, प्लेस और थिंग्स उसकी क्रेविंग्स को ट्रिगर कर सकते हैं, पर वे ये भी जानते हैं कि कुछ सिचुएशंस जैसे स्ट्रेस या बोरियत उसके दोबारा होने की संभावना को बढ़ा सकता है। पेरी ने उसको पहचानना सीख लिया है और उससे निपटने का स्ट्रेटजी भी बना लिया है। चैप्टर 9 शेयरिंग योर स्टोरी कैन हेल्प अदर्स। मैथ्यू पेरी अपनी मेमोयर यानी संस्मरण लिखते हैं ताकि अपनी एडिक्शन रिकवरी जर्नी को दूसरों के साथ शेयर कर सके और उन लोगों की हेल्प कर सके जो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। वो आशा करते हैं कि उनका स्टोरी दूसरों को इंस्पायर और इनकरेज करेगा। उनका कहना है कि स्टोरी शेयर करना लोगों को इसकी कड़ी तोड़ने में हेल्प करता है। वे कहते हैं कि कैसे उन्हें शर्म महसूस होती थी ये जानकर कि वे एडिक्शन के शिकार हैं
हैं। उन्होंने अपना एडिक्शन अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग से सीक्रेट रखा। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना मेमोयर लिखेंगे ताकि लोगों को इससे निपटने में हेल्प मिल सके। उसके बाद पैरी ने बहुत सारे लेटर्स रिसीव किए उससे, जो उनके स्टोरी से इंस्पायर हुए थे। पैरी मानते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। चैप्टर 10 इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। पैरी कहते हैं कि शांत रहने के लिए लाइफ में कोई मीनिंग और पर्पस होना बहुत जरूरी है। उसका कोई मतलब नहीं निकलता कि आप लाइफ के फ्लो में यूं ही बहे जा रहे हैं। किसी पर्पस का सेंस होने के बाद लोगों को कोई रीजन मिलता है जिंदा रहने का और रिकवर होने का। पैरी ने अपना पर्पस दूसरों की हेल्प करने में खोजा। उसने अपने काम का भी मतलब समझा। उसने एक एक्टर, फ्रेंड्स एंड फैमिली का मतलब भी समझा कि यही सारी चीजें जीने का मतलब डिसाइड करता है। उन्होंने एज एन एक्टर भी अपने लाइफ को बहुत एंजॉय किया। एक्टिंग एक रास्ता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और दूसरों से कनेक्ट होने का। पैरी आगे लिखते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप, फ्रेंड्स और फैमिली के लव और सपोर्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। पैरी ने महसूस किया कि लाइफ का कोई मीनिंग और पर्पस होना कितना जरूरी है। यही वो चीज है जो आपके होने का मतलब समझाता है। पैरी ये भी कहते हैं कि दूसरों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना आपको शांत रहने में बहुत हेल्प करता है। चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, लवर्स एंड द बिग टेरिबल थिंग एक पावरफुल मेमोयर है एडिक्शन से रिकवरी के लिए। उनके मेमोयर से समझ में आता है कि मेंटल पीस किसी के भी जिंदगी को तय करने के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करती है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि आपके जिंदगी में कुछ ही शख्स हो पर वो दिल के करीब हो, ना कि वेल्थ के। आपका लोगों के साथ जितना गहरा रिलेशनशिप होगा उतना ही सुकून आपकी जिंदगी में होगा और आप किसी भी गंदी एडिक्शन से दूर रहेंगे। इसलिए आपके पास जो भी रिलेशनशिप है उसे समझने की कोशिश कीजिए और उनका साथ दीजिए ताकि कोई भी इंसान ऐसी गंदी दौर से ना गुजरे। पैरी कहते हैं कि उसका माइंड ट्रीटमेंट के दौरान कैसा फील करता था जब उन्हें केटामाइन ट्रिप दिया जाता था। वे कहते हैं कि म्यूजिक प्ले किया जाता और उसे मेरे अंदर इंड्यूस किया जाता। उस समय ये पूरी तरह से मेरे ईगो पर आ जाता था और उस समय मेरे ईगो का द एंड होता था। प्राय मैं उस समय फील करता था कि मैं डेथ को फेस कर रहा हूँ और मैं सोचता था शायद जब आप मर रहे होते हैं तो ऐसा ही फील होता होगा। फिर भी मैं इस सीट के लिए कंटिन्यू साइन अप करता रहा क्योंकि ये अलग था और कुछ भी अलग आपके लिए अच्छा होता है। 28 अक्टूबर 2023 उनके लिए बहुत बुरा दिन था। वो अपने लॉस एंजलिस होम में डेड पाए गए। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज था। मैथ्यू की मौत केटामाइन के ओवरडोज के कारण हुई, ऐसा ऑटोप्सी के रिपोर्ट में आया। केटामाइन एक पावरफुल एनेस्थेटिक है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। उनका बुक पब्लिश होने के 1 साल बाद ही उनका डेथ हो गया। आप इस बात से अवगत हैं कि लाइफ में लोगों को बहुत सारे दौर से गुजरना होता है। अप्स एंड डाउन लाइफ में चलते रहते हैं। कोई बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और कभी कभी अपनी जिंदगी ही समाप्त कर लेता है, लेकिन इन्हीं में से जिसे इमोशनली सपोर्ट मिल जाता है वो रिकवर कर जाता है। तो जरूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की, लोगों को समझने की, दिल से ना कि दिखावे से। मैं इस समरी को यही समाप्त करती हूँ। आपको ये समरी कैसी लगी जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही अच्छी कंटेंट आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ अगली समरी में, तब तक खुश रहें और सबको खुश रखें। हैव अ गुड डे।